तो अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा 20 नंबर में आ सकता है और 5 नंबर में लैब डायग्नोसिस पूछ सकता है, 2 नंबर में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैविंग फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया के फीचर हैं वो सब डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाएंगे। ठीक है, फिर नॉर्मली द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मेंटेन इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 70 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर अपन ने उन पेशेंट्स को या फिर जो नॉर्मल हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया, जैसे यूग्लाइसेमिक, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। यूग्लाइसेमिक मतलब नॉर्मल है, प्री डायबिटीज़ मतलब कि उसमें उनमें चेंजेस तो आ गए हैं पर जो डायबिटीज़ के लिए रेंज चाहिए ग्लूकोज की वो नहीं अभी अटेन कर पाए हैं। डायबिटीज़ मतलब कि मतलब डायबिटीज़ हो गई है। तो सबसे पहले यूग्लूकोज में अपना जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है लेस देन 100 mg होता है। प्री डायबिटीज़ में ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 126, तो ये बीच वाली रेंज है। और डायबिटीज़ में ग्रेटर देन 126। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तो उसमें यूग्लाइसेमिक लेस देन 140 है ना। प्री डायबिटीज़ में 140 से 200 के बीच में रहेगा और डायबिटीज़ में 200 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो डायबिटीज़ में जो शुगर की रेंज होती है अपर लिमिट से क्रॉस कर जाती है, ऊपर चली जाती है, और यूग्लाइसेमिक में नीचे रहती है और प्री डायबिटीज़ में बीच में रहती है। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप के हैं, पर टाइप 1 टाइप 2 मेनली होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है 5 to 10% केसेस में ही होता है। जो मोस्ट कॉमन केस में होगा चाइल्डहुड में होगा। ठीक है, यंगर देन 20 ईयर। ठीक है, चाइल्डहुड में कॉमन है 5 to 10%। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज कैरेक्टराइज बाई पैंक्रियाटिक सेल डिस्ट्रक्शन, एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, या तो ऑटोइम्यून की वजह से क्या हो जाए कि जो पैंक्रियाटिक सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, या फिर इंसुलिन के खिलाफ बन जाए तो इंसुलिन की एफिशिएंसी हो जाए। और दूसरा कॉज क्या हो सकता है? इडियोपैथिक भी हो सकता है। इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ विच देयर इज नो एविडेंस फॉर ऑटोइम्यूनिटी। ठीक है, ऑटोइम्यूनिटी नहीं है तब भी डायबिटीज़ 1 दिख रही है टाइप 1, तो अपन इसको इडियोपैथिक बोलेंगे। ठीक है, तो मेनली ऑटोइम्यून ही है। फिर अपन इसके आते पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले देखो इटियोलॉजी। तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, किन किन कौन कौन से डीएनए, कौन कौन से ऐसे जीन हैं जो प्रेवलेंस रहते हैं इसमें डायबिटीज़ में, जैसे कि नॉन HLA जीन है, CTLA4, PTP N22। ठीक है, तो इनका अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है तो भी दिक्कत है। HLA जीन में HLA DR3 DR4। ठीक है, ये वाले अपन ने सुने नाम लग रहे होंगे। तो इनकी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे वायरल इन्फेक्शन, मम्स, रुबेला, इन सब के इन्फेक्शन हो जाएगा तब भी कुछ ऐसी एंटीबॉडी डेवलप होंगी जो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब कैसे डिस्ट्रॉय करते देखते, सबसे एक एक करके मैकेनिज्म क्या होती है। हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोसिस ऑकर आफ्टर मोर देन 90% ऑफ सेल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूड। तो जब 90% सेल, जब बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होगी। ठीक है, तो 90% तक तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है डायबिटीज़ के नहीं है। तो कैसे कैसे करेगा? फेलियर ऑफ टॉलरेंस, सेल टॉलरेंस इन टी सेल। सेल टॉलरेंस मतलब कि खुद को पहचानने की जो ताकत है वो चली जाएगी टी सेल की, तो वो बीटा सेल को उड़ाने लगेगा। फिर टी हेल्पर 1 से साइटोकाइन निकलेगा, है ना। साइटोकाइन कौन कौन से? इंटरफेरॉन, गामा, TNF, ये सब भी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। CD8 जो अपने सेल हैं टी किलर सेल, वो डायरेक्ट किल कर देंगे बीटा सेल को, है ना। फिर ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, वो भी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये 4 मैकेनिज्म के थ्रू, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस ऑफ टी सेल, साइटोकाइंस, CD8 से डायरेक्ट किलिंग कर देंगे और ऑटो एंटीबॉडी, इससे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इससे क्या हो जाएगी? इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो ये था अपना टाइप 1 डायबिटीज़। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये अपन को 90 to 95% में दिखेगा। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट इसमें ओवरवेट, ओबेसिटी की वजह से होता है। और ये एडल्ट ऑनसेट मतलब बोला जाता था, पर अब चिल्ड्रन में मिलने लगा, है ना। पहले ऐसा बोला जाता था कि टाइप 1 चिल्ड्रन में मिलेगी, टाइप 2 सिर्फ एडल्ट में मिलेगी। तो अब ये चिल्ड्रंस में भी देखी जाने लगी। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो इसमें कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं। 2 टाइप के मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, एक तो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा बीटा सेल डिसफंक्शन। ठीक है, तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट होंगे सबसे पहले कैसे? जेनेटिक फैक्टर, देखो जेनेटिक डायबिटोजेनिक जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो हो जाएगा मेटाबॉलिक डिफेक्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइटरी हैबिट एंड एसोसिएटेड ओबेसिटी, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल खराब है, तो उस वजह से भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहला मेटाबॉलिक डिफेक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है अच्छे से डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन: इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द डिक्रीज फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यू टू इंसुलिन एक्शन। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि अब इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है अपने टारगेट सेल पे। ठीक है, तो टारगेट सेल पे एक्ट नहीं कर पाएगा तो वो अपना जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो नहीं करेगा, तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो जाएगी। तो मेन फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ओबेसिटी। ओबेसिटी है मेन फैक्टर है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो अब देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ फैट पे डिपेंड करेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना। द रिस्क फॉर डायबिटीज इंक्रीज एज द बॉडी मास इंडेक्स इंक्रीजेज। जैसे BMI बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि
कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट पे भी डिपेंड करता है। सेंट्रल ओबेसिटी होगी मतलब एब्डोमिनल फैट होगा तो ज़्यादा चांसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस के एज कम्पेयर टू पेरिफेरल, जैसे ग्लूटियल और सबक्यूटेनियस रीजन में। ठीक है, फिर और क्या कॉज होते हैं मतलब ओबेसिटी के कारण क्या होगा ऐसे जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ? नॉन एस्ट्रीफाइड फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहे हैं, एडिपोकाइंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ PPAR गामा, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। जैसे कि ये देखो फ्री फैटी एसिड इंट्रासेलुलर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो उससे रेजिस्टेंस हो गया, तो उसके कारण क्या होगा कि फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन बढ़ने क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक इंटरमीडिएट जैसे DAG और सिरामाइड, इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा कि इंसुलिन, ये जो टॉक्सिक है ना, ये इंसुलिन की सिग्नलिंग कम करते हैं, इंसुलिन को काम करने नहीं देते, तो इसी को तो बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, काम नहीं कर पाए। तो इंसुलिन की सिग्नलिंग कम होगी जिससे कि क्या होगा कि इंसुलिन काम नहीं करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गई। तो बाकी के फैक्टर भी ऐसे काम करेंगे, एडिपोकाइंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक्टिवेशन ऑफ PPAR गामा, ये भी क्या करेंगे? इंसुलिन को काम करने नहीं देंगे और इससे क्या हो जाएगी? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर हो गया अपना ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस कराने के लिए। ठीक है, तो मेनली तो यही है, ओबेसिटी कराता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पर फ्लो चार्ट में अपन देखते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हुआ? वही अपना फ्री फैटी एसिड बढ़ गए, एडिपोकाइंस, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मसल, ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ना, ये सब भी कम हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस कम होगा एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन द लीवर और इनेबिलिटी टू सप्रेस द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है लीवर में उसको भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा। यही तो करता है इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज घटवाता है ना, और बाकी अपटेक बढ़ाता है, तो वो नहीं हो पाएगा, तो इंसुलिन के सारे काम ही बंद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बीटा सेल डिसफंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा? बीटा सेल डिसफंक्शन कैसे करवाएंगे? बीटा सेल डिसफंक्शन मैनिफेस्ट एज इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन बाय द पैंक्रियाटिक सेल। बीटा सेल डिसफंक्शन मतलब बीटा सेल काम नहीं कर पा रहे, क्या काम होता है इनका? इंसुलिन सिक्रीट करना, तो वो जितना एडिक्वेट इंसुलिन चाहिए वो सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी के कारण भी क्या होता है? सेल डिसफंक्शन होता है। अब कैसे? कंपनसेटरी, सबसे पहले देखो तो क्या हो रखा है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो बॉडी को ये लग रहा है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जो बीटा सेल है उसमें कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया दिखेगा, क्योंकि उनका साइज बढ़ेगा जिससे कि वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए। तो पैंक्रियाटिक सेल इनिशियली रेस्पॉन्ड टू लॉन्ग टर्म डिमांड ऑफ पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस बाई अंडरगोइंग कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया लीडिंग टू इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। ठीक है, तो उनमें हाइपरप्लेजिया होगा जिस वजह से हाइपर सिक्रेशन करेंगे, तो शुरू में तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि कितने ही हाइपरप्लेजिया कर लें, कितने चेंज कर दें, मतलब सेल एडेप्टेशन की भी तो एक लिमिट होती है, तो वो अगर क्रॉस होगी तो उसके बाद उसमें फेलियर हो जाएगा और उसका डिसफंक्शन चालू हो जाएगा। तो फिर होगा नेक्स्ट बीटा सेल फेलियर, वो भी अर्ली स्टेज, बीटा सेल फेलियर की अर्ली स्टेज है। तो अब वो कब कितना ही अडेप्ट कर लेगा सेल, एक लिमिट होती है अडेप्ट करने की, वो लिमिट क्रॉस होगी तो कंपनसेशन नहीं कर पाएगा, अब वो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना, तो इस स्टेज में जो है पेशेंट के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा सेल फेलियर अर्ली स्टेज। फिर नेक्स्ट आता है बीटा सेल फेलियर लेट स्टेज, इसमें क्या होगा? द अर्ली स्टेज ऑफ सेल फेलियर इज फॉलोड बाय डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया एंड फ्रैंक डायबिटीज डेवलप। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अब जो सेल है पहले तो वो अब अडेप्ट करने की लिमिट क्रॉस कर चुका था, है ना, उस टाइम पे शुगर मेंटेन नहीं कर पा रहा, अब और खत्म हो गया, बिल्कुल ही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो जैसे कि इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, फ्रैंक डायबिटीज डेवलप। अपन फ्लो चार्ट में देखते हैं। देखो सबसे पहले बीटा सेल डिसफंक्शन, तो कंपनसेटरी बीटा सेल हाइपरप्लेजिया हुआ तो नॉर्मोग्लाइसीमिया, अभी ग्लूकोज नॉर्मल है। फिर बीटा सेल फेलियर मतलब चालू अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो अर्ली स्टेज में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया, और बीटा सेल फेलियर आखिरी स्टेज में डायबिटीज़ हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना टाइप 2 डायबिटीज़। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पैथोजेनेसिस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन आने के कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले देखो ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में बाइंड होते हैं, नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लूकोज और प्रोटीन बाइंड होंगे एंजाइम के थ्रू, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो ग्लूकोज और प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिकली बाइंड होंगे और क्या बनाएंगे? सिप्स बेस, और उससे बनता है एक ऐसा प्रोडक्ट एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट AGEs, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन में क्या करेगा? क्रॉस लिंकिंग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से क्रॉस लिंकिंग करके डायरेक्ट एक्शन करेगा, और इनडायरेक्ट में सीधे रिसेप्टर से बाइंड करके एक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्रॉस लिंकिंग में देखते हैं। टाइप 1 से अगर क्रॉस लिंकिंग करी तो इलास्टिसिटी कम कर देगा वेसल्स की, और एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी। टाइप 4 से क्रॉस लिंकिंग करी जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो एक्सट्रावेशन ऑफ फ्लूइड बढ़ा देगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, जिस वजह से जितना भी फ्लूइड वगैरह बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या है? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट मॉडिफाइड बेसमेंट मेम्ब्रेन, AGE जो है अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ट्रैप होने लगी, जैसे कि LDL के साथ ट्रैप हो जाएगी, तो मतलब उसमें ब्लड वेसल में, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ा देगी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ होगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग करा देगी। ठीक है, तो ये अपनी किडनी में दिक्कत आ जाएगी। अब डायरेक्ट में
डायरेक्ट में क्या करेगी कि यही प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगी, जैसे जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी है, ये सब बढ़ा देगी, सब हार्मफुल अपने बॉडी के लिए होती है, सब बढ़ा देगी। वेस्कुलर स्मूथ मसल का प्लोरिफिकेशन बढ़ा देगी, सेल एंड सिंथेसिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कुल मिला के ये साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये है, इन सब की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में कैसे कैसे देखेगा। तो पेंक्रियाज जो है रिड्यूस नंबर एंड साइज ऑफ आइलेट्स हो जाएंगे, उसमें इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आइलेट्स मेनली बाई टी लिम्फोसाइट्स में आ जाएगा। फिर अमाइलॉइड डिपोजिशन विद इन आइलेट्स, ये भी दिख सकता है। ब्लड वेसल में क्या होगा, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई अमॉर्फस हाइलिन थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरियोल्स विच में नैरो द ल्यूमेन ऑफ द वेसल। तो इसमें हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देख सकती है अपन, देखा ऊपर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये ट्रैपिंग चालू हो जाती है एजी की। फिर अब आते हैं क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखेंगे अपन को डायबिटीज़ में। तो अपन देखते हैं कैसे कैसे क्लिनिकल फीचर है। सबसे पहले इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। जब भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो इंसुलिन की डिफिशियंसी तो है ही, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या काम होता है, यूटिलाइजेशन कराता है टिश्यू के अंदर ग्लूकोज का। तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा ग्लूकोज का, तो उस वजह से क्या होगा, अब बॉडी क्या यूज़ करेगी, प्रोटीन और फैट यूज़ करेगी। तो एडिपोज टिश्यू कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड स्केलेटन मसल कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर फैट का कैटाबॉलिज्म और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म चालू हो गया। तो फैट में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड क्या बढ़ने लगेंगे, फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो एपेटाइट बढ़ती है, पॉलीफेजिया। तो पहला सिम्टम अपना पॉलीफेजिया क्लियर हो गया, ठीक है। फ्री फैटी एसिड जब होंगे वो अपने जाएंगे यहाँ पर लीवर में और वहाँ पर होगी कीटोजेनेसिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाद में आते हैं। फिर सबसे पहले इंसुलिन का एक काम और होता है कि वो जो लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, उसको इनिबिट करता है। तो वो भी इनिबिट नहीं होगा तो ग्लूकोज का सिंथेसिस भी होगा और ग्लाइकोजन का टूटेगा भी, तो ग्लूकोज का लेवल यहाँ भी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर जो फ्री फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उससे बनेंगे कीटोन बॉडी, तो कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल है ही ज़्यादा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटो एसिडोसिस है, मतलब कीटोन बॉडी भी प्रेजेंट है ब्लड में और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो वो जब किडनी से जाएंगी तो किडनी की भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जैसे ग्लूकोज के लिए जितनी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर वो क्रॉस कर गई तो उसके बाद ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आने लगेगा, तो कीटो यूरिया और ग्लाइको यूरिया हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगी, पॉली यूरिया, ठीक है। ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होगा और पॉली यूरिया हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कीटो एसिडोसिस की वजह से डायबिटिक कोमा में जा सकता है। पॉलीयूरिया होगी, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे जैसे इंटरसेलुलर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी तो जिसकी वजह से उसको प्यास ज़्यादा लगी, तो पॉलीडिप्सिया सॉरी। तो ये सिम्टम्स हो गए, पॉलीफेजिया, कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कोमा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इनकी मैकेनिज्म समझ में आ गई। फिर अपना देखो नेक्स्ट आते हैं लास्ट अपना कॉम्प्लिकेशन में, है ना। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं, तो इसमें सब ऐसे ऑर्गन पकड़ो, जैसे अपन ने आइस पकड़ी तो इसमें रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा करा देगा। सीएनएस में सेरेब्रल इन्फेक्ट, सेरेब्रल हेमरेज करा देगा, जो सबकी मैक्सिमम वाला जो कॉम्प्लिकेशन है। सीवीएस में अपने क्या करा देगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस करा देगा। किडनी में नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जितनी भी मैक्सिमम मतलब जितना ज़्यादा कोई भी ऑर्गन का मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन है तो वो करा देता है ना। अपने जो पेरिफेरल ऑर्गन्स वगैरह हैं, पेरिफेरल लिम्स वगैरह में सॉरी, तो उसमें अपने लिम्स में क्या करा देगा, गैंग्रीन करा देगा, इन्फेक्शन करा देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस करा देगा, तो ये सब करा सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। तो ये सब हैं कॉम्प्लिकेशन छोटे छोटे, ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन बाद वाले, मेनली तो वही वाले कॉम्प्लिकेशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस कराना, है ना। और वो ब्लड की वो बढ़ा दे रहा था, इलास्टिसिटी बढ़ा दे रहा था, ठीक है। तो वो ऊपर जो चार्ट देखा था अपन ने वो AG वाला, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो अपन लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।